हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आईडी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें जो लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, केस स्टडीज हैं, उनको मैंने इंक्लूड किया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। तो आइए चलते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, स्टेट and explain the condition of Indian agriculture on the eve of independence। ये 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखो, पहला पॉइंट है इसमें स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर सेक्टर। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्लो ग्रोथ और नो ग्रोथ इन द इकोनॉमी। ठीक, स्टैग्नेंट का मतलब ये होता है कि ऐसी इकोनॉमी जिसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं होता है, तो ऐसी इकोनॉमी को स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसा था, स्टैग्नेशन था, यानी कि वहां पर कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपीरियंस्ड कंटिन्यूड स्टैग्नेशन एंड डिटोरिएशन। The primary cause for this was exploitative land settlement system followed अंडर द ब्रिटिश रूल। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कोई डेवलपमेंट ना होने का मेन रीजन ये था कि उस टाइम क्या था कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, जो जमींदारी बंदोबस्ती प्रणाली थी, जमींदारी सिस्टम था, वो सबसे बड़ी मेन रीजन ये थी कि उसमें कोई भी गवर्नमेंट ने, यानी ब्रिटिश रूल ने उस समय कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स के रिगार्डिंग कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं किया था, जबकि सबसे ज्यादा लगान गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलती थी। जो जमींदार थे उनका केवल ये ड्यूटीज होती थी कि फार्मर से लगान को, यानी कि रेंट को कलेक्ट करना था और बस एक पर्टिकुलर डेट पर डिपॉजिट करना था, और डिपॉजिट अगर नहीं कर पाते थे तो अपने राइट्स को लूज कर देते, अधिकार को खो देते थे। तो दूसरा पॉइंट है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रीज, कैश क्रॉप वर फोर्स्ड अपॉन द इंडियन फार्मर्स। यानी कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, वो उसके लिए तो बेनिफिट थी, किसके लिए, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन उसके लिए इंडियन फार्मर्स के ऊपर एक फोर्स दबाव बनाया जा रहा था। इन प्लेस ऑफ फूड क्रॉप्स फार्मर्स स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप लाइक इंडिगो, जूट, कॉटन एक्सेट्रा। अब उन्होंने क्या किया कि जो फूड क्रॉप थी, सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे थे, वो अब क्रॉप यानी कॉमर्शलाइजेशन क्रॉप्स को कैश क्रॉप के रूप में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, और उसमें इंडिगो, जूट, कॉटन, इन चीजों की खेती को करना स्टार्ट कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट चेंजेस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फ्रॉम 1951 to 2016-17? What factors might have contributed to this improvement? तो देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि लोगों के नॉर्मल जीने की एवरेज रेट निकाली जाती है। ठीक, तो यहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फॉर मेल इंक्रीज्ड फ्रॉम 37.2 years in 1951 to 67 years in 2016-17। अब देखो, यहां पर जो मेल थे उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 1951 में 37.2 इयर्स थी, वो इंक्रीज होकर 67 इयर्स हो गई थी 2016 एंड 17 में। एंड फीमेल्स इट रोज फ्रॉम 36.2 इयर्स 1951 टू 70 इयर्स, जबकि फीमेल्स की कितनी हो गई थी, 70 ईयर हो गई थी, 36.2 ईयर से बढ़कर 70 इयर्स हो गई थी, और मेल की 37.2 ईयर से 67 ईयर्स हो गई थी। दिस इंप्रूवमेंट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स। यानी कि इस इंप्रूवमेंट के पीछे
कुछ फैक्टर्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड एक्सपेंडेड एक्सेस टू मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्रीज हो गई, मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधाएं बढ़ गई, तो इसलिए ये हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट थी वो ग्रोथ हो गई। दूसरा, रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो थी वो 146 थी 1951 में, वो डिक्रीज होकर 33 इन 2016-17 में हो गई थी। यानी कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मींस होता है एक वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं और एक साल के अंदर उनकी जो डेथ हो जाती है उसे हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बोलते हैं, जो 1951 में 146 थी, जो घटकर 2016-17 में 33 रह गई थी। इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड हाइजीन लीडिंग टू बेटर ओवरऑल हेल्थ, यानी कि उनको अच्छा खाना पीना, रहन सहन का लिविंग जो स्टैंडर्ड थी वो कैसा हो गया, सब कुछ इंप्रूव हो गया, इसलिए उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी वो ग्रोथ हुई। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाइक इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स एंड मैटरनल हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी गवर्नमेंट ने बहुत सारे हेल्थ केयर से रिलेटेड, मैटरनल हेल्थ केयर से रिलेटेड क्या बनाए, रूल्स बनाए, प्रोग्राम्स बनाए, जिसके लिए क्या हुई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो थी यानी कि ईयर थे उसके वो कैसे हो गए, इंक्रीज हो गए। द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफ्लेक्ट इनहेंस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया ओवर द ईयर्स, यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इंक्रीज हुई है वो हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि उससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का कई सालों में जो इंप्रूव हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्शनरी बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, 3 मार्क्स का था। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, देखो, इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटी। क्या होता है, स्टॉक ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटी इम्बाइडेड इन द ऑनर ऑफ द सेम। Human capital is inseparable from its owner. It cannot be sold in the market. Only its services can be sold in the market. यानी कि ह्यूमन कैपिटल जो होती है वो क्या होती है, स्टॉक ऑफ स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज होती है, जिसमें ह्यूमन कैपिटल को इनस्प्रेबल होती है। ह्यूमन कैपिटल कैसे होती है, इनस्प्रेबल होती है, यानी कि दूसरे को देखकर अपने अंदर वो नई नई चीजों को इन्वॉल्व करता है, नई चीजों को सीखता है। इट कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, इसको हम डायरेक्टली सोल्ड नहीं कर सकते हैं, केवल इसकी सर्विसेज को हम सोल्ड कर सकते हैं मार्केट में। वेयर एज फिजिकल कैपिटल आर द एसेट्स लाइक प्लांट मशीनरी बिल्डिंग एसेट्रा विच आर टेंजेबल इन नेचर, जो कैसी होती है, टचेबल और टेंजेबल होती है, जिसको हम देख सकते छू सकते हैं। इट इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, ये क्या होती है, ये ओनर के साथ ही रहती है लेकिन ये ओनर सेपरेट होती है। इट कैन बी ट्रांजैक्टेड इन द मार्केट, इसको हम मार्केट में ट्रांजैक्टेड कर सकते, इसका लेन देन कर सकते, लेकिन ह्यूमन कैपिटल का हम लेन देन नहीं कर सकते, क्योंकि मालिक के साथ जिसके साथ होती है उसी के साथ रहती है, इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, ये केस स्टडी है, 6 मार्क्स की पूछी गई है। Suez Canal is an artificial waterway running from north to south across the first elevation of Suez in northeastern Egypt. It connects Port Said on the Mediterranean Sea with the Gulf of Suez and arms of the Red Sea. यानी कि ये जो रेड सी है, लाल सागर है, तो उसके आर्म्स के रूप में ये काम करती है। द कैनल प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट ट्रेड रूट और
फॉर शिप ऑपरेटिंग बिटवीन यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स एंड पोर्ट्स लोकेटेड इन साउथ एशिया। ये आपको स्वेज कैनल के रिगार्डिंग आपको बता रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई इज द स्वेज कैनल कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे इन द वर्ल्ड। यानी कि स्वेज कैनल को सबसे अच्छा वाटरवे वर्ल्ड में क्यों माना गया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? तो इसके आंसर के लिए द स्वेज कैनल इज स्ट्रेटजिकली एंड इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट ट्रेड रूट बिटवीन यूरोप, अमेरिका, साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड ओशनिया। इट eliminates the need to sail around Africa, reducing transport cost and facilitate global trade। यानी कि ये स्वेज कैनल है वो स्ट्रेटजिकली मतलब उसकी बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये पूरे ट्रेड रूट को शॉर्ट तरीके से रिप्रेजेंट करती है। क्या करती है? बहुत ही शॉर्ट तरीके से रिप्रेजेंट करती है और इससे क्या होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाउ डिड द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनल 1869 इंपैक्ट ट्रेड विद इंडिया। यानी जब इसको 1869 में खोला गया था तो इसका इंडिया की ट्रेड पर क्या इंपैक्ट पड़ा? तो the opening of the Suez Canal in 1869 reduced transportation cost and made access to the Indian market easier। यानी कि जब इसको खोला गया तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुई और इससे ट्रेड इंडियन की मार्केट में एक्सेस करना बहुत इजीली हो गई, बूस्टिंग ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। इंडिया और यूरोप के बीच में क्या हुई? प्रोवाइडिंग अ शॉर्टर एंड मोर एफिशिएंट रूट, और ये एक बहुत ही सस्ता रूट के रूप में काम कर रहा है, ठीक, वाटरवे के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई आर लेस वुमेन फाउंड इन रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि महिलाओं को, औरतों को क्यों रेगुलर सैलरी बेस्ड में कम से कम एम्प्लॉयमेंट होता है? तो इसका रीजन क्या है? देखिए, लेस वुमेन आर फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एज सच जॉब रिक्वायर्ड स्किल्स। अब देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में कि रेगुलर सैलरी में इनकी को कम क्यों पाया जाता है? तो यहां बता रहा है लेस वुमेन आर फाउंड इन रेगुलर सैलरी, बहुत कम औरतें जो होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो सैलरीज एम्प्लॉयमेंट में पाई जाती हैं इन इंडिया, भारत में। सच जॉब रिक्वायर्ड स्किल्स, इसके लिए क्या होती है? एंड हायर लेवल ऑफ लिटरेसी। तो यहां पर हाई स्किल्स की, हाई लिटरेसी की रिक्वायरमेंट होती है। मोर एवर ड्यू टू अ लॉट ऑफ सोशल कॉन्सेंट्रेंट मोबिलिटी ऑफ वुमेन इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड। यानी कि कई रीजंस हैं, लॉट ऑफ सोशल कॉन्स्टेंट, यानी कि कुछ सोशल कॉन्स्टेंट है, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उनको वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। मोबिलिटी ऑफ वुमेन, एक दूसरे प्लेस पर जा नहीं सकती जॉब घर को छोड़कर। तो इसके पीछे बहुत सारे यही रोक पाबंदियां हैं जिसकी वजह से ये रेगुलर सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट पे नहीं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द सेल्फ एम्प्लॉयड कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 60% एम्प्लॉइज। द पॉसिबल incidence of underemployment is the highest among the self-employed. As an economics suggests and elaborate any two measures that may be taken to ensure more productive employment for the self-employed। यानी कि ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड में अराउंड लगभग 60% लोग कंसिस्ट हैं। अब यहां पर पॉसिबल क्यों दिखा रहे हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है? तो इसके पीछे दो मेन रीजन हैं। टू मेजर्स टू इंश्योर मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आर,
यानी कि दो रीजंस जो हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा एफिशिएंट बनाते। पहला है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग विल प्रोवाइड पीपुल्स विद द रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज एंड स्किल टू अंडरटेक न्यू वेंचर्स। यानी लोगों को अगर स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो जाए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दी जाए, तो लोग नए वेंचर्स को स्टार्ट करने की काबिल हो जाते हैं। ठीक। दूसरा, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट बाय गवर्नमेंट। एक तो स्किल डेवलप हो जाए, अगर मान लो किसी को बाइक संभालना नहीं आता और उसको बाइक मैकेनिकल बन जाता तो नई दुकान अपने आप खोल लेगा जाके। दूसरा कह रहा है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट बाय देम। अगर गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियल टेक्निकली सपोर्ट प्रोवाइड करे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव हो जाएगा। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट बाय गवर्नमेंट एजेंसीज along with fulfill the capital requirement will also enhance the productivity of the new production units। अगर गवर्नमेंट फाइनेंशियली और टेक्निकली सपोर्ट करती है एजेंसीज, तो वह अपनी फुलफिल विद कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो अपनी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं और नए यूनिट प्रोडक्शन यूनिट्स को ग्रो अप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिबराइजेशन इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर इंडियाज इकोनॉमी। यानी कि लिबराइजेशन क्या क्या रोल था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, जिसको इंडियन इकोनॉमी में इंप्लीकेट किया गया था। तो लिबराइजेशन वाज अ कंसंट्रेशन कॉर्नरस्टोन। अब ये क्या कह रहा है, ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 एम्ड एट रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल एंड प्रमोटिंग मार्केट फोर्सेस। यानी कि जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई तो ये एक मील का पत्थर साबित हुई, मतलब एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया किसने, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने, जो मार्केट फोर्सेस थी इंडिया की उसको इंप्रूव किया। ट्रेड लिबराइजेशन, अब इन्होंने क्या किया, रिडक्शन यानी रिड्यूस कर दिए टैरिफ एंड रिमूवल क्वालिटेटिव एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स, प्रमोटेड कंपटीशन, एक्सपेंडेड मार्केट एक्सेस एंड इंटीग्रेटेड इंडियन इंडस्ट्रीज इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन्स। यानी कि जो टैरिफ थे उनको खत्म कर दिया और जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी, यानी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी वो ट्रेड से हटा दी गई थी और मार्केट को एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया गया था। इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन, एंडिंग द लाइसेंस राज, यानी नई एनईपी के आने से तो क्या हुई, लाइसेंस राज सिस्टम को रिमूव कर दिया गया था। एंटरप्रेन्योर इनोवेटर एंड एफिशिएंसी इन इंडस्ट्रीज प्रीवियसली शिफ्टेड बाय द ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, जो पहले पब्लिक कंट्रोल में हुआ करती थी उसको अब धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट कर दिया था, प्राइवेट सेक्टर की तरफ। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, यानी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हुआ, बैंकें बढ़ा दी गई, एफडीआई नॉर्म स्टार्ट कर दिए, क्रेडिट पॉलिसी बना दी गई, इससे क्या हुआ, कैपिटल एलोकेशन बढ़ गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि लिबराइजेशन पॉलिसी के अंदर एफडीआई को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था, जिससे क्या हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, मॉडर्नाइजेशन हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इट इज इंपॉर्टेंट टू टैकल कार्बन इमिशंस। In the light of the above statement and image, discuss any two strategies to tackle this global concern। अब यहां पर ये कह रहा है कि फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने प्लेनेट्स, अपनी पृथ्वी को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, एबव द स्टेटमेंट, क्या कार्बन से हम जो डाइऑक्साइड बनती है उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके क्या कह रहा है कि इन ऑर्डर टू
ये लाइन यहां से गलत है। इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ कार्बन एमिशंस फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर हाईलाइटेड इन द गिवन इमेज। अब यहां पर ये कह रहा है कि जो ये आपको दिख रहे हैं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बहुत तेजी से निकलती है, लेकिन अगर हम दूसरी चीजों जैसे सनलाइट है, सोलर एनर्जी है, तो इस चीज को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो इससे क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो उनकी मात्रा को हम कम कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है, यूज ऑफ विंड एनर्जी इन एरियाज वेयर स्पीड ऑफ विंड इज यूजली हाई wind mills can be used to generate electricity without any adverse impact on the environment। यानी कि बहुत तेजी के साथ जो हवा चलती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके विदाउट बैड इंपैक्ट ऑन इन्वायरमेंट किए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, यूज ऑफ सोलर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टिक सेल्स सोलर पैनल्स। आपने देखा हो जो सोलर पैनल्स होते हैं उसमें ये सेल्स लगे होते हैं। सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जिनको हम सोलर एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके दिस टेक्नोलॉजी इज एक्सट्रीमली यूज फॉर रिमोट एरियाज एंड फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। यानी कि ये रिमोट एरिया जो पिछड़े हुए इलाके होते हैं उन एरियाज के लिए बहुत ही बेटर इंप्लीमेंटेशन है, इसका यूज कर सकते हैं ताकि हम अपने रिसोर्सेज का सही यूज कर सकें और ये पॉल्यूशन फ्री है।